हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम क्लास 7th बायो और टॉपिक है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके ऊपर आपको बताएंगे। ओके, ठीक है। मैं शिप्रा अग्रवाल, आप अब अच्छे से पहचान ही गए होंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो है सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर जाने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, आप देखते हो कि आपके चारों डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनका साइज, शेप, हैबिट्स सब डिफरेंट है। ठीक है, अगर आप उन्हें एक एक करके पढ़ोगे तो आपको बड़ी डिफिकल्टी होगी, है ना। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के अकॉर्डिंग और डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और फिर उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ओके, तो इस तरह से जो ग्रुप्स में उनको ग्रुपिंग की उनकी, वही हमारा क्लासिफिकेशन कहलाया। दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। ओके, तो क्लासिफिकेशन क्या हो गया हमारा? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। यानी कि जो हमारे एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स तो नहीं कहेंगे हम, ऑर्गेनिज्म ही वर्ड यूज करेंगे हम बायो में ना, तो उनको ऑर्गेनिज्म को उनके सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के बेसिस पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस द ऑर्गेनिज्म्स आर ग्रुपिंग। ठीक है, ग्रुप में उनको बांटा गया है और इस प्रोसेस को ही हमने क्या कहा है? क्लासिफिकेशन। ओके, तो क्लासिफिकेशन की जो डेफिनेशन है आपको अच्छे से पता चली कि जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पर हमने उनको ग्रुप्स में, ठीक है, एक साथ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, ग्रुपिंग कर दी है उनकी। और साइंस की वो ब्रांच या बायो की वो ब्रांच, ठीक है, द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी। ओके, ये हमारी ब्रांच है बायो की, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसमें कि हम क्लासिफिकेशन का स्टडी करते हैं, पूरा उसके बारे में समझते हैं, जानते हैं, उसके बेसिस पर ग्रुपिंग करते हैं। ये सब हमारा टैक्सोनॉमी में होता है। ठीक है, अब टैक्सोनॉमी में हर ऑर्गेनिज्म को एक नाम दिया गया है। जैसे मैंगो है, मैंगो को मैंजीफेरा इंडिका कहा गया है। ठीक है, आजकल मैंगो खूब खा रहे होंगे आप लोग, है ना, तो मैंगो को क्या कहा गया है? मैंजीफेरा इंडिका। इसी तरह से ह्यूमंस का आपको पता ही है, होमो सैपियन, है ना। और हमारा और किसका ले, चलो आगे भी बताती रहूँगी मैं आपको। ठीक है, आम तो हमारा फलों का राजा है, फ्रूट किंग है, तो इसलिए मैंने मैंजीफेरा इंडिका आपको बता दिया है। तो इसमें हम जो नेमिंग करते हैं उसे हम नोमेनक्लेचर कहते हैं, नोमेनक्लेचर। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देना क्या कहलाता है? नोमेनक्लेचर, यानी द सिस्टम ऑफ नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म, सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
टाइगर का है टिग्रिस, ठीक है। पोटैटो का है सोलोमन ल्यूप्रेसम, ठीक है। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे हैं, बहुत जितने भी हमारे इस पूरे संसार में, वर्ल्ड में हमारे एनिमल्स और प्लांट्स हैंगे, उन सबका नोमेनक्लेचर किया गया है, यानी कि उनको नेम दिया गया है, साइंटिफिक नेम दिया गया है। अरिस्टोटल थे, आपको पता ही है अरिस्टोटल, वो हमारे कौन थे, क्या कहे जाते हैं, अरिस्टोटल। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारे फील्ड में वर्क किया, बायो स्पेशली उन्होंने बहुत सारा वर्क किया था। फिलोसफर थे ये, ग्रीक फिलोसफर थे, ओके। और ये हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, बायोलॉजी। तो इसी तरह से हमारे क्लासिफिकेशन के फादर भी होंगे, है ना, जिन्होंने हमारा क्लासिफिकेशन दिया है। तो वो कौन है, कॉर्न वॉन लीनियस, ठीक है। कॉर्न वॉन लीनियस जो है हमारे, वो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ओके। समझ में आ रहा है। अब हमें क्लासिफिकेशन की नीड क्यों हुई, ये हमारा इंट्रोडक्शन में क्या हो रहा है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। आपका इंट्रोडक्शन हेडिंग में ये पूरा आ जाएगा, इंट्रोडक्शन। तो हमें क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों, क्योंकि बहुत इम्पॉसिबल था, इतने सारे मिलियंस ऑर्गेनिज्म हैं। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग 84 लाख, ठीक है, ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो अभी उनमें से हमें 65 के अराउंड नोन है। उतने सारों को हम कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे उनका, कैसे स्टडी करेंगे उनकी, कैसे उनको पर रिसर्च करेंगे, कैसे काम करेंगे, हमें क्या पता कौन कैसा है, क्या है, किसको किस ग्रुप में रखना है, किसकी सिमिलरिटी किससे है, किसकी डिफरेंसेस किससे है, तो ये सब हमें नहीं पता था। इसीलिए साइंटिस्ट को क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी और उन्होंने ऑर्गेनिज्म जो इस प्लेनेट पर, अर्थ पर मौजूद थे, उन सबको क्लासिफाइड किया, ठीक है, नोमेनक्लेचर किया उन सबका। आगे समझ में। अब नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के एडवांटेजेस क्या हैं, इसमें सबसे पहले तो देखो, बुकिश वो रहने दो आप, मैं आपको जनरली समझा रही हूँ, ठीक है। चलो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, और प्लीज शेयर करना मत भूलना। जितना ज़्यादा आप ग्रुप में शेयर करोगे, मैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए पोस्ट करती रहूँगी। क्यों, क्योंकि उससे जो है मेरा थोड़ा सा मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा आपके लिए वीडियो बनाने का। नहीं तो आपकी इतनी छोटी सी क्लास है ना, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना, अगर आप लाइक नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे और शेयर्स नहीं करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो प्लीज़ अपने सारे ग्रुप्स में, चाहे वो किसी भी स्कूल के बच्चों का ग्रुप, आपके कोई भी फ्रेंड्स हो, मेरे चैनल को शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, तभी हम यूट्यूब पर बने रहेंगे, ओके। चलो आगे चलते हैं। अब हमारा है एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। एडवांटेज क्या हुआ, सबसे फर्स्ट ये कि हमें जो ऑर्गेनिज्म थे उनकी स्टडी करना बहुत इजी हो गया। अगर हमने किसी एक ग्रुप की स्टडी कर ली तो उसमें जितने भी एनिमल्स थे उसके सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें पता चल गए। तो हमने दैट मीन्स कि बहुत सारे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो हमने एक ही ग्रुप के अंदर उनको पढ़ लिया, समझ लिया, उनके बारे में जान लिया, उनकी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। जैसे ही कोई ग्रुप आता है हमारा, उस ग्रुप का नाम माइंड में क्लिक करते ही हमारे अंदर क्या क्या आता है कि इसमें अच्छा ये एनिमल्स है, इसमें वही ये है ना। और दूसरा ये है कि उसमें ये भी आपको पता चलता है कि कौन सा एनिमल का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कैसे उसका एवोल्यूशन हुआ है, उससे कौन सा आगे एनिमल बना है ना, कौन सा आगे ऑर्गेनिज्म बना है। दूसरे जो अलग अलग ग्रुप हैं
उनमें क्या रिलेशनशिप है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर कैसे डिपेंड है, उनमें क्या दो ग्रुप के बीच में भी कोई सिमिलरिटी है या नहीं है, या ओनली डिफरेंसेस ही हैं, है ना। तो इस सब के बारे में हमें क्लासिफिकेशन से एडवांटेजेस प्राप्त हुए, ठीक है। और एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता चली कि भाई ऑर्गेनिज्म की इस नेचर में क्या पोजीशन है। ओके, तो ये सारा आपकी बुक में दिया हुआ है। देखो, मैं छुड़ाने को छुड़वा भी सकती हूँ, कटवाने को वीडियो काट काट के भी बना सकती हूँ टॉपिक को, लेकिन आपको नॉलेज देने के लिए मेरा पर्पस है वीडियो बनाना। इसलिए मैं हर टॉपिक पर थोड़ा थोड़ा आपको जनरली फोकस करती रहूँगी। बिल्कुल मैं बुकिश लैंग्वेज यूज नहीं कर रही हूँ, ना ही बुक के पॉइंट पढ़ा रही हूँ, आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, केवल मेरा इतना ही मतलब है। तो आप मेरे वीडियो को देख के जब नॉर्मली समझ जाएंगे तो आपको ये सब लर्न करना बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन वरना आपको इसमें लर्निंग में काफ़ी डिफिकल्टीज आती हैं। ओके, अब एक टॉपिक है आपके यहाँ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की का क्या मतलब होता है, ठीक है। हायरार्की का मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, या प्लांट्स, अरेंजमेंट ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स, कि अपनी रैंक के अकॉर्डिंग किस किस एनिमल को कहाँ कहाँ रखा गया है, ये पूरा हमारा हायरार्की में आता है। ओके, तो हायरार्की का मतलब पता चल गया आपको, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, थिंग्स से मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म से ही है, अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स। अच्छे से समझ में आ रहा है? इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, ठीक है, हायरार्की, ठीक है, हायरार्की। अब जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जो ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, वो हम जब उनके हायरार्की लेवल्स में किसके बेसिस पर करते हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के, तो हम उसे टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। क्या बताया मैंने कि when the organism are grouped in various hierarchical levels on the basis of their similar characteristic features, then it is called taxonomic hierarchy। तो इसमें आपके 5 दिए गए हैं, ठीक है, 5 लेवल्स दिए गए हैं। सबसे पहले हमारा आता है किंगडम, किंगडम, ओके, किंगडम। उसके बाद हमारा आता है फाइलम, फाइलम। थर्ड हमारा आता है क्लास, देन ऑर्डर, देन जीनस, और लास्ट में आता है हमारा स्पीसीज, स्पीसीज, ठीक है। कुछ बुक्स में यहाँ पर ऑर्डर के बाद फैमिली भी दे रखा है, आपकी बुक में भी दे रखा है, तो आप फैमिली भी याद रखेंगे, ठीक है, फैमिली। देखो कितनी जल्दी आ जाता है, KPCOFGS, KPC, KPCOFGS, KPCOFGS, ठीक है, KPCOFGS। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ओके, आ रहे समझ में? जीनस में आप जब बहुत सारी जीनस लेते हो उसे जेनरा कहते हैं, जेनरा, ठीक है, जेनरा टर्म इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसका सिंगुलर क्या होता है, जीनस होता है, ठीक है, आ रहा है। और एक जीनस में बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, एक फैमिली में बहुत सारे जीनस होते हैं, एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज रखी गई हैं, एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर रखे गए हैं, एक फाइलम में बहुत सारी क्लासेस हैं, और किंगडम में 2 फाइलम है, 2 फाइलम, देयर आर ओनली 2 फाइलम्स, ठीक है। तो फाइलम जो है हमारे कितने हैं, वो 2 हैं। कौन कौन से हैं, प्लांट एंड एनिमल्स, ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। और क्लासेस हमारी बहुत सारी हैं, ऑर्डर बहुत सारे हैं, फैमिली बहुत सारी हैं, जीनस बहुत सारी हैं, और स्पीसीज तो बहुत सारी हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट है ये,
जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट जो है लास्ट वन वाली स्पीसीज है, ठीक है, सेवरल यूनिट्स है, ठीक है, ये सबसे लास्ट में आता है इसका। तो ये फ्लो चार्ट हो गया आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। ओके, अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन पे चलते हैं हम। मॉडर्न क्लासिफिकेशन हमारा अच्छे से समझ में आ रहा है ना? जो आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि मैम अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। तो देखो, अब जो हमारा 5 किंगडम वाला क्लासिफिकेशन है अब वो आता है, वही हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन कहलाता है। पीछे वाले में तो हमारे 6 थे, है ना, 6 थे भाई। फाइलम, पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किंगडम को तो छोड़ ही देते हैं, तो 6 था हमारे, 6 ऑर्डर्स थे, 6 लेवल्स थे। जो मॉडर्न वाला है हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन, उसमें हमारा 5 है, 5 लेवल्स है, ठीक है, 5 लेवल्स हैं हमारे। कौन कौन से 5 लेवल्स हैं? और ये हमारा किसने दिया था? रॉबर्ट एच वाइटेकर ने। रॉबर्ट एच वाइटेकर, ठीक है, WAK वाइटेकर। ओके, इन्होंने हमारा ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था 1969 में, ठीक है। इसमें क्या है? 5 हैं आपके ग्रुप्स, 5 ग्रुप्स हैं आपके। कौन कौन से हैं? किंगडम मोनेरा, 5 किंगडम ही है इसमें, मोनेरा, फिर इनकी वही सब चलेगा जो भी आपको डिफरेंट लेवल्स ऑफ किंगडम के बारे में बताया है। ये तो 5 किंगडम्स है आपके, 5 किंगडम है, उसमें 2 फाइलम है, फाइलम 2 है, किंगडम 5 है, ठीक है। आ रहा है समझ में आपको? प्रोटिस्टा, उसके बाद है हमारा फंगाई, प्लेंटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लेंटी एंड एनिमेलिया, MPFPA, ओके। तो अब हम सबसे पहले कौन सा लेंगे? मोनेरा ग्रुप लेंगे हम। मोनेरा किंगडम के बारे में अच्छा सा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, अगर मैम कुछ स्किप कराएंगी आपको तो आप उसे लर्न नहीं करोगे, छोड़ देना उसे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में नहीं आ रहा होगा। लेकिन क्योंकि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हमारा ये 12th तक है, ठीक है, 12th तक हमको इसको पढ़ना है, तो बेसिक्स हमें क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैं कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर रही हूँ। आप सुन लेना, ठीक है, समझ लेना, लर्न केवल वही करना जो आपके सिलेबस में होगा, जो आपकी मैम आपको बताएंगी, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमारा है किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, ठीक है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? सारे के सारे सिंगल सेल्ड हैं, प्रोकैरियोटिक हैं। नंबर 1 क्या हो गया? सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? सिंगल सेल और प्रोकैरियोट्स का, या प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ठीक है। प्रीमिटिव भी बोलते हैं इसको, और प्रीमिटिव, चलो प्रीमिटिव तो सिलेबस में नहीं मैंने रखा है, ठीक है। सिंगल सेल, इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो केवल एक सेल से ही बना होता है, उसकी बॉडी एक सेल से ही बनी होती है, वो उसमें अपनी पूरी लाइफ से रिलेटेड प्रोसेसेस परफॉर्म करता है, और उसके बाद उसी में उसका रिप्रोडक्शन होता है। 1 से 2 या फिर 1 से बहुत सारे मल्टी सेल बन जाते हैं, बहुत सारे उसके डॉटर्स बन जाती हैं, ओके। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और ट्रू न्यूक्लियस, जो मैं अभी आपको प्रिमिटिव बता रही थी ना, कि प्रिमिटिव क्यों होता है, वो इसीलिए बता रही थी कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनली है आपकी, सेल ऑर्गेनली
कौन कौन सी? माइटोकॉन्ड्रिया और जो डेवलप्ड न्यूक्लियस है आपका, टू न्यूक्लियस मतलब डेवलप्ड न्यूक्लियस। टू न्यूक्लियस का क्या मतलब है? जिसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंस हो, ठीक है, उसमें न्यूक्लियोलस भी हो, न्यूक्लियोप्लाज्म भी हो, क्रोमेटिन रेटिकुलम भी हो, बहुत सारे आपके डीएनए के मॉलिक्यूल्स भी हो, है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया तो आपको पता ही है सेल का पावर हाउस होता है ना, पढ़ा था आपने फर्स्ट चैप्टर में। ओके, तो वो एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? वो एब्सेंट होते हैं और एब्सेंट, इसलिए हमने इसे प्रिमिटिव और प्रोकैरियोटिक कहा है। ठीक है, आगे समझ में आपके। थर्ड हैगा, इसमें जो फिशन होता है वो कैसा होता है? बाइनरी फिशन होता है। बाइनरी फिशन से ही इसमें रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि अगर एक सेल है तो ये यहाँ से हाफ से टूट जाती है, आधा इसमें चला जाता है, इसका कंटेंट आधा इसमें चला जाता है, फिर ये अपने आप को सर्वाइव करके टू डॉटर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक का क्या मतलब है? ऑटो मतलब अपने आप, जो सेल्फ फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर फूड देयर सेल्फ आर नोन एज ऑटोट्रॉफिक। और हेटरोट्रॉफिक कौन हो गए? जो अपना फूड दूसरों से लेते हैं, जैसे हम क्या है? हेटरोट्रॉफिक है जितने भी एनिमल्स हैं एक्सेप्ट यूग्लिना। यूग्लिना केवल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एनिमल होते हुए भी आपका ऑटोट्रॉफिक है। जितने भी हमारे एनिमल सेल्स हैं वो सारे हेटरोट्रॉफिक है। और ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह जितने भी प्लांट सेल्स हैं, हायर प्लांट्स, लोअर प्लांट्स, सारे के सारे, इसमें तो हम केवल लोअर की बात कर रहे हैं, वो ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है, ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन से क्या मतलब है? कि जब कंडीशंस इनके लिए फेवरेबल ना हो, यानी कि इनको मान लिया फूड नहीं मिल रहा है, या फिर इनको वाटर नहीं मिल रहा है, या रहने की जगह नहीं मिल रही है, टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है, बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो जब एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं वो सारे के सारे ये फेस कर लेते हैं और उसमें भी सर्वाइव कर लेते हैं। जितने भी बैक्टीरिया हैं वो हमारे सारे किंगडम मोनेरा में आते हैं। ऑल बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे आपके इसी ग्रुप में आते हैं। ठीक है, आगे समझ में आपको। तो अभी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताना जरूरी है, थोड़ा सा बता देते हैं। ये होती है तो प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, इसमें ये साइटोप्लाज्म है, ये इसका केवल एक डीएनए का थ्रेड होता है। ओनली डीएनए थ्रेड इज फाउंड इन द सेंटर और साइड में कहीं पे भी, और छोटे छोटे से इसमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। और इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मीजोसोम होता है, मीजोसोम, यही इनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये प्रिमिटिव सेल होते हैं, और सब है इसमें गोल्जी वगैरह, ईआर वगैरह सब हैं, ठीक है, यही दो ही है। और इसमें कौन आता है? बैक्टीरिया। अब हम थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है आपको? बैक्टीरिया सेल जो है हमारी प्रिमिटिव है, वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है। ठीक है, तो हमारा जो है फर्स्ट आ गया इसमें बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ड्रॉ कर दें इस तरह से, डबल, ठीक है, ये इसके थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, लंबे से थ्रेड होते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं इनको, ये भी बोलते हैं। क्या हमारा? फ्लैजिला, फ्लैजिला, ठीक है, ये तीनों के तीनों हमारे क्या हैं? फ्लैजिला कहलाते हैं। और ये हमारा इसका कैप्सूल होता है,
कैप्सूल जो इसकी मेन बॉडी होती है। इसके बाहर वाली जो लेयर है वो सेल वॉल है, सेल वॉल है। और यहाँ पे आपका एक ब्लू कलर का स्ट्रक्चर बना रखा है, हल्का सा ब्लू से ही इसको वो करते हो आइडेंटिफाई इस तरह से। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। ये अंदर वाली आपकी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ओके, इसका दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन। और इसमें ये क्या लिखा हुआ है आपका, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ओके, समझ में आ रहा है आपको। ये हमारी बैक्टीरियल सेल है। रेड से बनाना चाहे रेड से बना दो, ऐसा कोई नहीं है कि किसी और चीज़ से ऐसे अजीब सा बना था, इनसे शुरू करना है। ठीक है, ये हमारा फ्लैजिला है। ठीक है, अब हम इसके बैक्टीरिया का जो सिंगुलर है वो बैक्टीरियम है, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिंपलेस्ट है, जो अर्थ पर पाए जाते हैं, हमारे सब जगह पाए जाते हैं, कहीं पर भी, हॉट स्प्रिंग में भी, इवन इन स्नो में भी, हर जगह। और हमारी एलिमेंट्री कैनाल में भी होते हैं, दही में होते हैं, दही खाते हो ना आप, उसमें हमारे यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं ना, वो खाते हो आप। बैक्टीरिया तो खाते हो, अच्छे वाले बैक्टीरिया खाते हो, वो आपको हेल्दी और फिट रखते हैं। और जो गंदे वाले बैक्टीरिया हैं वो आपको हार्म करते हैं, तो उनको हम अपनी बॉडी से निकालने के लिए फिर एंटीबायोटिक वगैरह भी लेते हैं। ठीक है, अब इनका साइज और शेप, जो इनका साइज होता है आपका बैक्टीरियल सेल का, वो 0.2 से लेकर 100 माइक्रोन, और 1 माइक्रोन आपका जो होता है, म्यू से डिनोट करते हैं इसको, 10⁻³ mm होता है। ठीक है, डिफरेंट शेप्स होती हैं इनकी, कुछ शेप्स आपकी बुक में दे रखी हैं। ठीक है, शेप्स साइज तो मैंने बता ही दिया। नंबर 1 आपके में दे रखी है कोकाई, सेकंड दे रखी है आपके में बेसिलाई, थर्ड दे रखा है स्पाइरिला, ठीक है, फोर्थ दे रखा है आपका वाइब्रो, ये सब मैं बताती रहूंगी। वाइब्रो को कोमा शेप्ड भी कहते हैं। ओके, कोमा शेप्ड, क्लियर। तो देखो, सबसे पहला है कोकाई, इसका डायग्राम दे भी रखा है, सिंगल सेल है, चेन्स में पाए जाते हैं, इस तरह से इनकी चेन होती है। इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, सेकंड है हमारा बेसिलाई, इसका सिंगुलर है बेसिलस, रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं, इनकी जो शेप है वो इस तरह से रोड शेप होती है। ठीक है, इस तरह से रोड शेप्ड होती है। इस्चिचिया कोलाई जो है, ई कोलाई, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए हैं, वो रोड शेप्ड है, और वो हमारी ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है। हमारा अच्छा बैक्टीरिया होता है, वो हमारे साथ ही रहता है। ओके, तीसरा है हमारा स्पाइरिला, जो स्पाइरल शेप हो, स्पाइरल शेप्ड हो। ठीक है, इसका है ट्रेपोनोमा, वो हमारे में सिफाइलिस करता है कोर्स, स्पाइरल हो। ठीक है, उसके बाद है वाइब्रो, लास्ट कोमे के आकार का होता है, ये जैसे कोमा लगाते हैं आप हिंदी में, जिस लाइक कोमा की तरह कर्व्ड होता है, शॉर्ट होता है। ठीक है, वाइब्रियो कोलेराई, और ये जो होता है कोमा शेप बैक्टीरियम होता है। चले आगे, नेक्स्ट जो इस बैक्टीरिया होते हैं वो यू कांट बिलीव हर 20 मिनट्स में अपने आप को डबल कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो 9 मिनट्स में ही अपने आप को डबल कर लेते हैं। तो दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर अस। ओके, अब मैंने आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया था स्टार्टिंग में। ठीक है, और ये एक मिथ है बैक्टीरिया के बारे में कि हार्मफुल होते हैं। जी नहीं, बेनिफिशियल भी होते हैं हमारे साथ। ठीक है, जो बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं केवल वही हार्मफुल होते हैं, वरना हमारे लिए बहुत सारे बैक्टीरिया यूजफुल भी होते हैं। ओके, ठीक है, अभी बैक्टीरिया भी होते हैं, है ना, उनके सब के बारे में आपकी बुक में बहुत अच्छे से दे रखा है, थ्योरी दे रखी है, थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। ठीक है, ओके, तो ये कर्ड वाला तो बता ही दिया मैंने आपको। टैनिंग ऑफ लेदर है,
विनेगर प्रिपरेशन है, प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल है, सीवेज ट्रीटमेंट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है, रिसाइकलिंग ऑफ मैटर है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है, और फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट है। ठीक है, तो जो टैनिंग ऑफ लेदर है, यानी कि लेदर को कौन कन्वर्ट करता है, ट्रीटमेंट कौन करता है, लेदर के ऊपर कौन वर्क करता है, टैनिंग कौन करता है, बैक्टीरिया करते हैं हमारे। विनेगर कौन बनाता है, विनेगर को एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया होता है, वो एसिटिक एसिड को, ठीक है, इथाइल अल्कोहल पर रिएक्शन करके एसिटिक एसिड को बनाता है। ओके, इथाइल अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड और विनेगर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया। ओके, उसके बाद फ्यूल का प्रोडक्शन है, जो हमारे जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स हैं उनसे हमारे उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करते हैं और उनसे हमारे डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स बनते हैं, जैसे बायोगैस है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस का मिक्सचर रहेगा। ठीक है, गोबर गैस भी बायोगैस का ही टाइप है, वो हमारे काऊ डंग से बनता है और काऊ डंग पर बहुत सारे बैक्टीरिया एक्शन करते हैं और उससे हमारी गोबर गैस बनती है। उसके बाद सीवेज प्लांट है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उनके अंदर जो सीवेज में हमारे अनयूजफुल मैटर्स होते हैं उनको ऑर्गेनिक मैटर में डिकम्पोज करता है कौन, बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो लेगुमिनस ग्रुप यानी कि जितनी भी दालें या पल्सेज है उसकी रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है और डायरेक्ट नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है ये फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके सॉइल को एनरिच करता है, ग्रोथ करता है प्लांट की। उसके बाद रिसाइकलिंग ऑफ मैटर होता है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उनको रिसाइकल करके सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना। सिंपलर कौन, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फेट, नाइट्रोजन। ठीक है, जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी पर ये वर्क करते हैं और उनको उनका डीके करते हैं और डिकम्पोजिशन करते हैं, उनको वापस सेवरल गैसेस में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर को वापस कर देते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है, जो आपके एंटीबायोटिक्स हैं जो आप सेवरल डिजीजेस में इस्तेमाल करते हो, इन्फेक्शन में यूज करते हो, वो भी सब हमारी बैक्टीरिया से बनी होती हैं। और जो विटामिन बी है वो भी हमारा एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया से ही बना होता है। उसके बाद कंपोस्ट आपकी जो खाद है, ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको आपने सॉइल में दबा दिया है, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन करता है उसका और फिर उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देता है ताकि जो हमें हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उनको मिल सके। उसके बाद कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी हैं हमारी बॉडी में जो सीरियस डिजीजेस कोज करते हैं, जैसे कॉलरा, डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, टिटनस, टाइफॉइड। ये बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जिनसे अगर समय पर इनको ट्रीटमेंट ना मिले तो डेथ भी हो सकती है। कुछ प्लांट में भी बैक्टीरियल डिजीजेज होती हैं, जैसे बैक्टीरियल विल्ट, ब्लैक स्पॉट ऑफ कैपेज और पियर में फायर ब्लाइट। इसके अलावा ये हमारे फूड को गंदा कर देते हैं, खराब कर देते हैं, उससे विषाक्त कर देते हैं, पॉइजनस बना देते हैं। उसके अंदर एक पॉइजनस मटेरियल डेवलप करते हैं, बॉटलिंग बोलते हैं जिसे, और इस प्रोसेस को बॉटलिज्म बोलते हैं। ठीक है, BOTULIN उस पॉइजनस मैटर को जो किसी भी खाने में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट करते हैं, बैक्टीरिया बनाते हैं, जिससे हमारा भोजन बहुत ज़्यादा विषाक्त हो जाता है और उससे हमें कई तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं, फूड पॉइजनिंग वगैरह। इसलिए हमें कभी भी बासी भोजन नहीं खाना चाहिए, हमेशा फ्रेश और क्लीन फूड ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है हमारे सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा। अब हम किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे। ये हमारी यूकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है इसके अंदर। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं, होती ये भी सिंगल सेल है। ठीक है, लेकिन हमारी कैसी होती है यूकैरियोटिक, यानी कि इसमें हमारी माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है और न्यूक्लियस भी होता है ना, वेल डेवलप्ड। ओके, ये है हमारा कहने का मतलब कि यूकैरियोटिक सेल का मतलब ये है हमारा। अगर प्लांट सेल है तो बाहर सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी, ठीक है, और अगर एनिमल सेल है तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। इसके अंदर एक या दो न्यूक्लियोलाई होते हैं। ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, बता दिया मैंने, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक हो सकती है नेचर में। इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये वैक्यूल बहुत हेल्प करती है
ठीक है, किसमें, जो भी इसकी बॉडी में एक्सक्रीटरी मटेरियल जनरेट होते हैं उसको बॉडी से पास आउट करने का काम करते हैं, रिमूव करने का काम करती है। तो ये हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूम, ठीक है। नीड के ऊपर होता है, ये एक भी होती है, दो भी होती हैं और ज्यादा भी बन सकते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट है, मैंने दिखाया है स्पेशली। यही डिफरेंस है उनमें दोनों में। ये आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन, और अगर प्लांट सेल है तो फिर सेल वॉल भी प्रेजेंट है, ठीक है। इसके एग्जाम, इसमें भी बाइनरी फिशन होता है, ठीक है। बाइनरी फिशन 1 से 2 बनते हैं, या फिर मल्टीपल फिशन भी होता है। इसमें बताऊंगी मैं जब रिप्रोडक्शन पे आएंगे, अगर आपके सिलेबस में होगा तो जरूर बताऊंगी, ठीक है। बाइनरी और मल्टीपल फिशन दोनों होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं आपके अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ठीक है। और मेन है आपका अमीबा। अमीबा आपके सिलेबस में थोड़ा डिटेल में दे रखा है, तो हम वही पढ़ेंगे। पहले अमीबा ड्रॉ करेंगे। देखो किसी भी तरह जैसे मैंने बनाया है, कोई भी इरेगुलर स्ट्रक्चर अमीबा का बना लो। कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कॉपी करके बुक का आपको बनाना है, ठीक है। आगे समझ में। तो ये आपका जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसमें दिखा रखी है। ये इसके लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं स्पेशल, इनको सूडोपोडिया बोलते हैं। देखो सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, झूठा, झूठा, फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है फीट, यानी कि जिसके झूठे पैर हों, बनते और बिगड़ते रहते हैं। ये ऐसे बने, अब ऐसे बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह से बन जाएंगे जैसे आपकी बुक में दे रखा है, इस तरह से, ठीक है। तो ये शेप चेंज करता रहता है अपनी। ये सूडोपोडिया होते हैं, एक को सूडोपोडियम बोलते हैं। ये उसकी लोकोमोशन में, ठीक है, हेल्प करते हैं। और इनमें जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है, ये साइटोप्लाज्म, दीज आर नोन एज साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, दैट मींस दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है, बस यही साइटोप्लाज्म थोड़ा आगे को जाता है तो उसी से सूडोपोडिया बन जाता है, ठीक है। अभी बताऊंगी मैं लोकोमोशन में जब बताऊंगी, ओके, क्लियर। इसमें न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस बना दो, न्यूक्लियस इस तरह से, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनेली बना दो जो सेल में पाए जाते हैं। यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ पे है ना, पूरा डबल बना सकते हो आप। इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर डाल दिया। फूड वैक्यूल्स, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। खाने का जो इनका डाइजेस्टिव का रेस्पॉन्सिबल ऑर्गन होता है वो फूड वैक्यूल होती है। एक को आप फूड वैक्यूल लिख दो, फूड वैक्यूल। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल लिख दो आप, कॉन्ट्रैक्टाइल ये जो थी है ना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया लिख दो, माइटोकॉन्ड्रिया। ये गोल्जी अपरेटस हो गया, ये ईआर हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया आपका, साइटोप्लाज्म हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, ये सूडोपोडिया हो गई। ये इस तरह से आपका, देखो कितना आसान है डायग्राम बनाना, है ना, जरा भी टफ नहीं है। किसी भी तरह इरेगुलर साइज होता है इसका, बना दो तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। तो मेन है इसमें ये फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जो फूड वैक्यूल है ये फूड के एब्जॉर्प्शन से लेके फूड को एब्जॉर्ब करना, यानी कि अंदर एंगल्फ करना, है ना, अभी बताऊंगी मैं इसको डिटेल में। एंगल्फ करना, उसके बाद उस पर पूरा वर्क करना, उसको डाइजेशन करना, उसके बाद उसका एसिमिलेशन करना, और फिर उसे अपनी बॉडी में मर्ज कर देना, ताकि अमीबा जो है अपना लाइफ प्रोसेसेस को उससे एटीपी ले सके, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में भेजना, फिर वहाँ पे एटीपी जनरेशन होना, फिर उस एनर्जी को कंज्यूम करना, और जब कभी इसका मन करे रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर, उसका सीजन आए, फेवरेबल कंडीशन इसको मिले, तो इस तरह से 1 से 2 सेल बनाना, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या है, क्योंकि ये एक्वाटिक एनिमल है, पानी में रहता है, तो इसमें बहुत सारा पानी आता रहता है। उस पानी को मेंटेन करना, कितना बॉडी के लिए चाहिए, कितनी जरूरत है, और अगर एक्सेस है तो उसे रिमूव करना, वो काम कौन करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करती है। इसका मेन फंक्शन है हेल्प्स टू रिमूव एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल, ठीक है, आगे समझ में। और ये फूड वैक्यूल जो है 1 से 2 प्रेजेंट होती है, ठीक है, 1 से 2 होती है फूड वैक्यूल जिनका नंबर होता है। अब हम इसमें पहले पढ़ेंगे लोकोमोशन। देखो मैं यहीं पे बता रही हूँ आपको। ये मान लिया इसका न्यूक्लियस है,
ठीक है, न्यूक्लियस इस तरह से शो कर रखा है। तो अमीबा को इधर की साइड मूव करना है ना, लोकोमोट करना है, जाना है उसको, उधर की साइड मूव करना है। इसका यहाँ पे मान लेते हैं हम, इसका जो है प्रे है यहाँ पे, या फूड है इसका, ये खाना है इसको। तो ये क्या करेगा, अपना ये साइटोप्लाज्म को इधर ही मूव करेगा, कर दिया, फिर और मूव करा, है ना, और इधर से इसने और इधर से अपनी बॉडी को थोड़ा सा ये मर्ज करता जाएगा, सिकोड़ता जाएगा अपने अंदर, ऐसे करता जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और उधर की साइड ज्यादा जाता जाएगा, इधर की साइड इसे मूव करना है, धीरे धीरे न्यूक्लियस भी उधर ही उसमें ही, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। तो फूड के पास आ गया, फिर ये इस फूड में और ज्यादा इसको फूड वैक्यूल जाएगी यहाँ पे, और इसको एंगल्फ कर लेगी, अपनी सरफेस में ले लेगा ये बॉडी में, इस तरह से ये मूव करता है। तो ये जो सूडोपोडिया होते हैं ये हमारे डिपेंड करते हैं कि कहाँ बनेंगे, कहाँ इसको जाना है, जिधर की साइड में इसको मूव करना है उधर की। अब मान लिया ये अमीबा है, इसको मान लिया इधर की तरफ मूव करना है, तो ये वाला सूडोपोडिया बाहर निकाल देगा, इसको वो कर लेगा, एक्सटेंड कर लेगा, इधर जाना है इधर को कर लेगा, ये समझ रहे हो आप। तो इस तरह से करता है। अब न्यूट्रिशन कैसे होता है, ऐसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है। जैसे यहाँ पे ये फूड पार्टिकल है ना, कोई भी फूड पार्टिकल है जो इसके पास है, ये अमीबा है आपका, ठीक है, ये अमीबा है। तो ये क्या करेगा, दोनों सूडोपोडिया को इसके अराउंड, इस वाले के बिल्कुल ऐसे एक वैक्यूल टाइप की बना देगा, ठीक है, ग्रूव टाइप का बना लेगा, और फिर इसे धीरे धीरे यहाँ से अपना हटा के ये पूरा इसने अपना सूडोपोडिया कंप्लीट कर लिया, ये अंदर आ गया। फिर इस पे फूड वैक्यूल नहीं जो मैंने बताया है, वहाँ पे वो फूड वैक्यूल अपने आप मूव करके इसके पास आती है, इसको अंदर ले लेती है, फिर डाइजेशन होता है और पूरा उसमें एसिमिलेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। आगे समझ में देखो कितना अच्छा है। और उसके बाद जो इसके एक्सक्रीटरी मटेरियल बचते हैं, जैसे इजेशन होता है, फिर ये क्या करता है, अपने ये यहाँ से ऐसे सूडोपोडिया को बनाकर ऐसे बॉडी से बाहर रिमूव कर देता है। तो पूरी प्रोसेस समझ में आ गई। 4 प्रोसेस है हमारी, जब फूड वैक्यूल के 4 फंक्शन है। कैसे काम करता है, सबसे पहले इंजेक्शन करता है अमीबा, एंगल्फ करता है फूड पार्टिकल को, 2 सूडोपोडिया को उसके, जैसे मान लिया ये कोई है, ठीक है, और इस तरह से इसको अंदर ले लेगा, ठीक है। उसके बाद फूड वैक्यूल आएगी, उसके ऊपर वर्क करेगी, डाइजेशन करेगी, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में जिसको अमीबा एब्जॉर्ब कर सके, जिससे एनर्जी गेन कर सके, उसमें कन्वर्ट कर देगी। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा फूड का, फूड वैक्यूल में, फिर एसिमिलेशन होगा, ठीक है। एसिमिलेशन में पता ही आपको, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं उनको अमीबा अपने लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए यूज करेगा, और जो फूड पार्टिकल्स हैं एक्सक्रीटरी फॉर्म में रह रहे हैं बॉडी से, उन्हें एक्सपेल आउट कर देगा, बाहर निकाल देगा, उसे इजेशन कहते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया। अब आपको इसमें मैं रेस्पिरेशन का बताती हूँ, ठीक है। अमीबा तो अभी बना ही रहने दो, ये तो चलता ही रहेगा, है। आपका जो है रेस्पिरेशन अमीबा में पूरा अमीबा दे रखा है आपके यहाँ, और हो सकता है मैम ना कराएं, अगर नहीं कराएंगी तो आप छोड़ देना, बस जस्ट आपको एक नॉलेज हो जाएगी। देखो ये अमीबा की बॉडी है, ये वाटर है, वाटर में कौन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन, और अमीबा क्या कर रहा है, जब फूड खा रहा है तो, और ऑक्सीजन फूड के ऊपर वर्क कर रही है, C6H12O6 + 6O2, क्या बनेगा इससे, 6CO2 बनेगी और 6H2O बनेगा, है ना। तो ये बाहर निकलेगा हमारा, ओके, ये CO2, और ये हमारी अंदर आएगी। तो ये हमारी बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस होती है इसमें यूज ना। डिफ्यूजन क्या होता है, जिस भी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन जहां पर हाई होती है, हाई, ठीक है, तो ऑक्सीजन की कहाँ है, पानी में, ये पानी में, ये पानी, वाटर है ना, वाटर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो ये क्या करेगी, हमारी डिफ्यूज होके ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बॉडी में बन रहा है डाइजेशन से फूड पार्टिकल के, है ना, ग्लूकोज में कन्वर्ट होके। तो ये जो हमारी फूड वैक्यूल है, इसमें से CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा है, अमीबा की बॉडी में ज्यादा है, ये फिर इसे डिफ्यूज कर देगा, आउट कर देगा, डिफ्यूज आउट कर देगा, CO2 को बाहर निकाल देगा,
ठीक है, अपने पानी में। उसके बाद एक्सक्रीशन का मैंने आपको बता ही दिया कि जो फूड पार्टिकल आपका, ठीक है, बचता है तो उसे वो बाहर निकाल देती है। यहाँ से मान लिया कुछ बचा, ये है ना रेसिड्यू हुए, तो ये सूडोपोडिया ऐसे अपने आप को थोड़ा सा समेट लेंगे और इसे बाहर निकाल देंगे। और अगर एक्सेस से ज़्यादा वाटर आ गया यहाँ पे वाटर, तो वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा। इसका भी ऐसे ही करेगा सूडोपोडिया, वो अपने एस से बना लेगा, देखिए, और इसको बॉडी से बाहर फेंक देगा, बाहर बिल्कुल, ठीक है, थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी। ओके, और फिर नहीं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसमें जनरेट हुई, मतलब वाटर बॉडी जो थी वो इसने फेंक दी और अपने उसको ले लिया इसने, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर होता है रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं और अमीबा जो है एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि आपके रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स यूज नहीं होते, द रिप्रोडक्शन विच इज कोज बाय ओनली फिजिकल मेथड्स, ठीक है, जो आपकी बॉडी में बिना किसी सेक्सुअल ऑर्गन्स का यूज किए हुए होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और लोअर कैटेगरी के एनिमल्स में सब में आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, चाहे प्लांट्स हैं और चाहे फिर एनिमल्स हैं, ठीक है। आ रहे समझ में? तो इसमें सबसे पहले है बाइनरी फिशन। अमीबा जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। न्यूक्लियस भी इसका आधा इधर पहुंच जाता है, न्यूक्लियस का कंटेंट आधा इधर पहुंच जाता है, ठीक है। सबसे पहले वही होता है, न्यूक्लियस का ही डिवीजन होता है इसमें ना, ये है जैसे अमीबा, तो ये न्यूक्लियस है पूरा, इसका कंटेंट हाफ हाफ में डिवाइड हो गया, ये इधर मूव कर गया, ये इधर मूव कर गया, इसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। उसके बाद हमारा जो है यहाँ से ग्रूव बनते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो अमीबा हमारा इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है, 2 ग्रूव्स बन जाते हैं और ये हमारे न्यूक्लियस है। फिर ये इधर मूव करना शुरू कर देते हैं और फिर ये इस तरह से बन जाता है हमारा न्यूक्लियस, दोनों चले जाते हैं और बाद में हमारी साइटोकाइनेसिस होती है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है और 2 डॉटर अमीबाएं आपके डेवलप हो जाते हैं। इस तरह से आपके अमीबा में ये होता है बाइनरी फिशन, ठीक है। एक मल्टीपल फिशन होता है जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती हैं हमारी। तो अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में सेल में बिखर जाता है, ठीक है, और इसके चारों ओर एक सिस्ट बन जाती है ताकि बाहर से कोई भी चीज अमीबा को हार्म ना कर सके, ठीक है, कोई भी। ये प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है इसके चारों, ठीक है। और फिर जो इसका साइटोप्लाज्म है वो हर कंटेंट के चारों इस तरह से इसको सराउंड कर लेता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो बहुत सारे इसके अंदर डॉटर अमीबाई बन जाते हैं, ठीक है। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये हमारी यहाँ से रैप्चर हो जाती है बॉल और ये सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं आपके, और सब अपना फूड लेकर दोबारा से लाइफ प्रोसेसेस को अपनी कंटिन्यूअसली चलाकर हर एक से एक नया अमीबा डेवलप हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे अमीबा आपके बन जाते हैं, न्यू डॉटर अमीबी कहते हैं जिनको। अच्छे से क्लियर आ गया, हो गया आपको? बस आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। 3 आपके रहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं आपके फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये हमारे आपके नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्योंकि हमें उसमें भी काफ़ी डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू। लाइक शेयर करना मत भूलना, बाय।